अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूं जिसकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। और आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है पीपीआर। पीपीआर बेसिकली एक डिज़ीज़ होती है, एक बीमारी होती है जो कि बकरियों में पाई जाती है। डेवर्ड हैं या बकरियां हैं, ये बीमारी तमाम शेड्स में पाई जाती है, तमाम फार्म में पाई जाती है। हमारे लेकिन जो फार्मर्स हैं जो कि गोट फार्मिंग करते हैं वो बहुत ही परेशान रहते हैं इस वजह से, क्योंकि जो बकरियां वो अक्सर मर जाती हैं, बीमार हो जाती हैं या दूध देना कम कर देती हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि इसकी वजह क्या है, आखिर उनकी बकरियां क्यों मर रही हैं, उनको बीमारी क्या है। तो ये एक ऐसी बीमारी है पीपीआर जो कि हमारे फार्मर्स को कॉमन नहीं है, उनको मालूम नहीं होता कि ये बीमारी उनके शेड में आ चुकी है और उनकी बकरियां इस वजह से मर रही हैं। तो इसी हवाले से आज मज़ीद बात करने के लिए हमने आज दावत दी है अपने प्रोग्राम में डॉक्टर मसूद परवेज़ को, जो कि एक माहिर लाइफ स्टॉक भी हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। और इन्होंने बहुत से कामों में अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी बहुत से किए हैं और गोट फार्मिंग भी इन्होंने बहुत से एक नित नए तरीके भी ईजाद किए हैं गोट फार्मिंग के हवाले से। इसके अलावा पोल्ट्री फीड में भी इन्होंने बहुत ही अपना एक नाम बनाया है, एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया शेयर किए हैं लोगों के साथ। तो आज हमने इनको दावत दी है ताकि हमें इस टॉपिक पर वो मज़ीद गाइड कर सकें। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर साहब से और उनसे इस पीपीआर पर मज़ीद जानते हैं कि पीपीआर क्या है और ये कैसे हमारी शो होती है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, इसमें बकरी किस तरह से मर जाती है और इसकी वैक्सीन क्या है। ये तमाम सवाल जवाब हम डॉक्टर साहब से करते रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आपका प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। जी डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कि आप हमारे प्रोग्राम में आज आए हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। जी वेलकम। तो जी डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को ज़रा गाइड कीजिए कि पीपीआर क्या है, इसका ज़रा इंट्रोडक्शन करवाइए ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्लियर हो सके कि पीपीआर किसके लिए स्टैंड होती है, इसका मतलब क्या है। पीपीआर जो है ये एक फ्रेंच लफ्ज़ है, पेस्ट डी पिटाइटस रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स कहते हैं जो ज़्यादा मैदे जिनमें हों जानवर, जैसे गाय भैंस बकरी और भेड़ वगैरह। तो ये फ्रेंच लफ्ज़ से निकला है, क्योंकि ये सबसे पहले 1942 में कोटे डियोर, जिसको एवरी कोस्ट कहते हैं, मैं भी वहाँ रहा हूँ, 1 साल मैंने वहाँ खिदमत अंजाम दी हैं। तो ये वहाँ पे इसका ज़हूर हुआ और वहाँ पे बकरियों और भेड़ों को काफ़ी इसने नुकसान पहुँचाया। अफ्रीका में क्योंकि क्वारंटीन मेजर्स भी नहीं हैं और ज़्यादा सैनिटेशन मेजर्स भी नहीं हैं, तो वहाँ से ये बनीन, जो कि उसके नेक्स्ट नेबर है, बनीन कंट्री है, वहाँ से ये सिरलियोन और इस तरीके से घूमती हुई पूरे अफ्रीका में फैल गई और एथोपिया, सूडान और इसको जो है घाना और इन इलाकों में इसने काफ़ी ज़्यादा अमवात दी। और फिर ये वहाँ से मूव करती हुई जो है मिस्र से ये आ गई सऊदी अरब और मिडल ईस्ट, और वहाँ से फिर ईरान और अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान, और अब इंडिया में भी काफ़ी केसेस इसके पाए जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान में इसके केसेस कितने ज़्यादा फैल रहे हैं। देखें, बकरियों में मेजर जो मोर्टेलिटी अमवात की, सॉरी मैं कुछ अगर इंग्लिश ज़्यादा बोल जाऊँ तो मुझे बता दें, क्योंकि मेरे फार्मर जी जो है डॉक्टर साहब, यहाँ मैं वो कहना इतने पढ़े चाहूँगी लिखे कि नहीं आप हैं। ज़रा उर्दू में बात कीजिए ताकि हाँ, हमारे जो लेकिन व्यूअर्स बार हैं बार उनको लफ्ज़ ना, मुँह से निकल जाता है। हाँ, ताकि वो सब तो ना अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। हाँ, तो जी। अमवात जो बकरियों में, भेड़ों में मेन अमवात हैं, जो ज़्यादा अमवात हैं, वो जी। इसी वजह से हैं। और इसमें अगर कोई जानवर बीमार हो जाता है तो रिकवरी की परसेंटेज 5 से 7% है सिर्फ। यानी आप ये लगा लें कि 90 से 92% जानवर मर जाते हैं अगर इन्फेक्टेड हो जाएं। तो अच्छा, अच्छा, आपने डॉक्टर साहब कहा कि इसमें बहुत सी अमवात होती हैं, तो यहाँ ज़रा क्लियर कीजिएगा कि पाकिस्तान में इसकी डेथ रेशो क्या चल रही है। नहीं, डेथ रेशो वही है ना कि 90%, नाइन्टी अगर अगर परसेंट इन्फेक्शन हो जाए तो। अच्छा। तो इसकी जो है, लेकिन आज मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी गाइड करूंगा, क्योंकि मैं अफ्रीका में रहा हूं और वहां से ये इसका ओरिजिन अफ्रीका से हुआ था। जी। तो अफ्रीका में हमने कैसे कंट्रोल किया, जी। और अभी क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं या फार्मर हैं वो उन चीज़ों से नावाकफ़ हैं, जी। और यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, नीम हकीम ज़्यादा हैं, जी। तो उस वजह से वो गलत मशवरे भी दे देते हैं बाद वक़्त। तो जी। इसलिए जब भी मेरी यही कोशिश होती है कि जब भी फार्मर किसी से कंसल्ट करे जी। तो पहले उसकी डिग्री देख ले कि वो पढ़ा हुआ भी है या नहीं है। जी। ये ना हो कि वो बाद में यही कहे जी कि ठीक है आपकी बकरियां तो मर गई हैं, मेरी भी मर गई थी।
तो अच्छा। ये ना कहे तो मैंने भी यही किया था और मेरी भी मर गई थी। हुँ, हुँ। तो अब ये है कि कम से कम वो देख ले कि वो वेटनरी डॉक्टर है भी या नहीं। जी। कि अगर वो वेटनरी डॉक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास वो आपके बराबर ही है। जी। यानी जितना आप जानते हैं इतना ही वो जानता है। उसने एक डिजीज़ पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की, कभी टीका ही नहीं लगाया, तो फिर उसको पता कैसे चलेगा कि वो एक्सपर्ट राय कैसे दे सकता है? जी। उसको कैसे पता चल जाएगा ये पीपीआर का इन्फेक्शन है या नमूनिया की है, ये किसकी है? तो इसलिए जब भी किसी से कंसल्ट करें तो उसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन चेक कर लिया करें। जी। अगर कोई बंदा फ़र्ज़ करें हकीम है और जी। इंसानों का हकीम है तो वो कैसे आपको जानवरों के बारे में बता सकता है? जी। वो तो बकरी का टेम्परेचर जो है वो 103 डिग्री होता है। हुँ, हुँ। वो अगर उसका टेम्परेचर भी चेक करेगा तो वो कहेगा जी 103 पे इसको तो बहुत तेज़ बुखार है। हुँ, हुँ। हालाँकि वो उसका नॉर्मल उसका टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर 103 होता है, हाँ, बकरी 103 का। होता है। हुँ। तो उस सूरत में वो उसका मशवरा कैसे दे सकता है जिसको जी। ये भी नहीं पता कि टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर या कितना उसने है। कभी उसको इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाया ही नहीं है, हुँ। उसको ये भी नहीं पता कि जुगुलर वेन कहाँ पे होती है, जी। तो फिर वो कैसे कर सकता है? बिल्कुल। तो इसलिए जो है वो उन लोगों से कंसल्ट करें जो प्रॉपर डॉक्टर हों हुँ, हुँ। और जिनका तजर्बा हो और जिनका विजन ब्रॉड हो कम से कम। ये नहीं कि आप जिस बंदे से मर्जी पूछ लें। फ़र्ज़ करें कि एक अगर डॉक्टर भी है और उसका विजन ही नहीं है, जी। यानी वो शुरू से लेके आखिर तक वो भाई फेरू में ही रहा है, जी। तो और उसकी कोई उसने ना एजुकेशन इम्प्रूव की ना कुछ, उसने सिर्फ ऊँट पाले हैं, तो वो बकरी की ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। जी। तो इसलिए प्रॉपर्ली उसकी पहले देख लें कि वो क्वालिफाइड है भी या नहीं। अच्छा। जी डॉक्टर साहब, आपने जो कि जैसे हम सब जानते हैं कि बीमारी पीपीआर इतनी कॉमन नहीं है और बहुत से लोगों को इसका मालूम ही नहीं है कि पीपीआर बेसिकली कैसी डिजीज़ है। तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि इसके सिम्पटम्स क्या हैं, ये कैसे शो होती है और क्या हो बकरी को तो हम देख सकते हैं कि इसको पीपीआर की बीमारी हो चुकी है? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। जी। पीपीआर वैसे तो बहुत कॉमन है, जी। लेकिन लोगों को नहीं पता कि ये पीपीआर है। जी। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, यानी हम बेसिकली वेटनरी असिस्टेंट को भी डॉक्टर कह देते हैं, जी। उनको ट्रेंड किया जाता है जस्ट फॉर इंजेक्शन या जैसे डिस्पेंसर को, जी। कि वो दवाई देने, लेकिन वो प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर पाते जी। जब तक कि उनका काफ़ी ज़्यादा तजर्बा ना हो जाए। और तजर्बा उसी सूरत में आएगा कि जब वो काफ़ी सारे जो जानवरों को मार चुके होंगे, जी। तो वो उस वक्त उनका तजर्बा आएगा क्योंकि उन्हें पढ़ा नहीं होता। पढ़ा नहीं है तो उन्होंने। उस सूरत में इसकी मैं कुछ सिम्टम जर्नल सी बता देता हूँ जिससे जी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है ये पीपीआर है या कोई और डिजीज़ है। जी। नंबर 1 तो उसके मुंह के अंदर जो है छाले निकल आएंगे। बकरी के मुँह में छाले निकल हाँ, आएँगे। अच्छा, ये इसका वायरस जो है वो जी। इंसानी जो मीज़ल एक डिज़ीज़ होती हुँ, थी, हुँ। उसका वायरस और इसका वायरस मिलता-जुलता है। मिलता-जुलता है। ठीक है? तो ठीक है। इक्वाइन जो इन्फ्लुएंज़ा उसका वायरस भी इससे यानी ये बहन भाई ही हैं, बहन थोड़ी-सी भाई, वेरिएशन के ठीक साथ, है। जस्ट कुछ अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट ये डिफरेंट एक है। ही फैमिली से ये दोनों हाँ, वायरस बिलॉन्ग करते और हैं। इस डिस्टेंपर एक कुत्तों में बीमारी आती है, वो जी। ये इन्फ्लुएंज़ा इक्वाइन, इक्वाइन मीन घोड़े, 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 जी। अच्छा घोड़े गधे, तो हुँ, हुँ। वो उनका और इनका मिलता-जुलता है। हुँ, तो हुँ। अब ये है कि एक तो मुँह में छाले आ जाएँगे, ठीक है। बुखार हो जाएगा, ओके, टेम्परेचर हाँ, रहेगा और तकरीबन छाले 41 बन डिग्री जाएँगे मुँह में। सेंटीग्रेड पे उसका टेम्परेचर चला जी। जाएगा। तो एक तो बुखार हो जाएगा। जी। दूसरा ये है कि पेचस लग जाएँगे, ठीक है। यानी पेचस, हाँ जी। बुखार और और मुँह में मुँह में छाले। छाले बन ठीक है? जाएँगे। जी। तो ये उसकी मेन जो है आपकी ये मेन सिम्पटम्स हैं। सिम्पटम्स और हैं। मोर्टेलिटी बहुत हाई होगी, यानी आप ठीक है। एंटीबायोटिक इस पे रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो इसलिए पैसे ज़ाया मत करें। हमारे यहाँ ये कल्चर बन गया है इंसानी डॉक्टरों में भी और जानवरों में हुँ, भी, हुँ। कि वो जो भी जाए उसको एक ड्रिप लगा देते हैं या जी। कोई वो एंटीबायोटिक दे देते हैं, हालाँकि एंटीबायोटिक का उस पे असर नहीं वायरस पे होता, असर नहीं असर है। नहीं करती। तो अगर होता तो फिर कोरोना पे सारी एंटीबायोटिक अच्छा इस्तेमाल हो जी, रही यहाँ पे होती। बहुत क्लियर है कि एंटीबायोटिक इस वायरस पे असर नहीं करती, तो आप अपने पैसे ज़ाया मत कीजिए। इसमें कुछ चीज़ें मैं आप शायद सवाल वो ना कर पाएँ, ज़ाहिर है आप वो डॉक्टर तो जी। नहीं हैं, जी। लेकिन मैं अपने नॉलेज देना चाह रहा हूँ हुँ, कि हुँ। इसमें आप जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। जी। ओके, यानी एक तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक तो है। उस सूरत में उस क्योंकि जानवर खा पी भी नहीं रहा होता, जी। मुँह में छाले निकल आते हैं, तो हुँ। वो जानवर को दर्द कर होती दर्द है जब होती है। खाता है। हुँ, तो हुँ। उस वक़्त आपने ये करना है कि एक तो उसको ग्लूकोज़ का ड्रिप बेशक लगवा लें। ठीक है। ठीक है, जी। इंट्रावीनस ड्रिप लगवाएँ, जी। वो उसके लिए ठीक है। उसके बाद नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन की एक साथ में ड्रिप लगवाएँ। तो जी। इससे जानवर जो है वो रिकवर
के चांसेस बढ़ जाते हैं रिकवरी के। जब थोड़ी देर लगेगी इसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी, लेकिन आम तौर पे होता ये है कि हम ये थेरेपी नहीं करते और जानवर डिहाइड्रेशन से मर जाता है। अच्छा, तो ये जो आपने बताया था इसके ड्रिप लगाने का, ये एक सपोर्टिव थेरेपी है इसके लिए? ये सपोर्टिव थेरेपी होती है। इसमें यह है कि ग्लूकोज अंदर चला जाएगा तो जानवर में एनर्जी रहेगी, एनर्जी फिर आ पानी जाएगी। कुछ अंदर चला गया, क्योंकि जानवर खा और पी दोनों काम नहीं कर रहा होता, जी। तो पानी की कमी वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाता है। जो पेचस लगते हैं वो पानी का की ज़िया कमी है, से वो। जी। पानी ज़ाया हो जाता है और बॉडी में जब पानी ज़ाया हो जाता है तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती जी। और उस सूरत में वो मर जाती है, जी। बकरी मर जाती है। कि तो कुछ लोग कहते हैं जी कि स्टॉल फीडिंग और जो है ग्रेजिंग, स्टॉल फीडिंग बेहतर है ग्रेजिंग से। जी। तो जो पिछला जितना भी डाटा इकट्ठा किया गया है उसमें एक चीज़ सामने आई है, और जी। आप भी इस चीज़ के गवाह होंगे मेरे फार्मर भाई, कि अगर आप थोड़ी बकरियां रखते हैं तो उनमें बीमारी कम आती है, या वो लोग जो रेवड़ चराते हैं तो उनमें पीपीआर के चांसेस कम हैं। जी। तो जो स्टॉल फीडिंग पे है उनमें ज़्यादा है। जब भी कोई फार्म बनाता है तो उसमें ये बीमारी फ़ौरन अटैक कर देती है। तो इसकी वजह क्या है? जी। तो आज इस पे बात होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात, ये आपको किसी ने नहीं बताई होगी और आज मैं आपको बता रहा हूँ, और ये साइंटिफिक लॉजिक के साथ मैं बताऊँगा कि क्यों ऐसा क्यों होता है। जी। जब आप फार्म बनाते हैं तो बकरियां एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में आ जाती हैं। जी। आप क्योंकि बकरियां मंडी से लेके आते हैं, आपकी अपनी प्रोडक्शन नहीं होती, तो बाहर से वायरस इन हुआ, जी। वो आपकी एक बकरी में आया और उसने चारा खाया, उसके ऊपर उसने अपनी नेजल डिस्चार्ज या मुंह का अच्छा, सलाइवा। यहाँ मैं बात करना चाहूँगी, क्या ये बीमारी छूत की बीमारी यानी कि एक बकरी से दूसरी को फैल जाती है? हाँ, हाँ, कंटेजियस डिजीज है, जी। एपिडेमिक डिजीज है। उसमें जैसे कोरोना तो खैर बहुत है ना, पेंडेमिक है, ये एपिडेमिक है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ये होता ये है कि उसका सलाइवा अगर चारे के ऊपर लग गया अच्छा। तो वो बीमार बकरी के चारे को दूसरी बकरी ने फिर खा लिया, तो अच्छा। उस सूरत में ये उसके अंदर चला जाता है और वो भी बीमार हो जाती है। इसी तरीके से एक बीमार बकरी पानी पी रही है जी। तो पानी के साथ वो मिक्स हो गया, वो सेहतमंद बकरी ने खाया तो वो भी बीमार हो गई। तीसरी बात यह है कि सांस के जरिए भी अगर क्लोज हो, अच्छा। 6 फुट का फासला रखना जरूरी नहीं है जो कोरोना में है, क्योंकि कोरोना हाईली कंटेजियस है, लेकिन ये उससे कम दर्जे की। लेकिन अगर क्लोज कांटेक्ट में सांस एक्सचेंज हो जाए तो उस सूरत में भी ये दूसरे जानवर को लग जाता है। तो अब इसकी प्रिवेंटिव मेजर क्या है? जी। अब इस पे आ जाते हैं। जी डॉक्टर प्रिवेंटिव मेजर ये है कि कम से कम 2 घंटे आपकी खुरलियाँ और आपका चारा, जी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हे इस्तेमाल करें। लूसन का हे जो है, अगर आप वो बकरी को दे देते हैं देन वो हे के ऊपर इसकी कंटेमिनेशन कम होती है, और आप खुरली अगर धूप में रख देते हैं जी। तो इसके बचाव की जो है वो बड़ी अच्छी तदाबीर हो सकती हैं, क्योंकि ये वायरस धूप में सिर्फ 2 घंटे सर्वाइव कर सकता है। आउटसाइड द बॉडी जो है 5-6 घंटे से ज़्यादा वैसे भी सर्वाइव नहीं करता। जी। तो जब आप ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं तो 5-6 घंटे हो जाते हैं उसमें, जी। तो जी। जब वापस आता है जानवर तो उस वक्त तक वो वायरस जो है वो मर चुका होता है। और अगर आप उस पे फर्ज करें कि खुरलियाँ अगर आपने धूप में रख दी, अगर लकड़ी की बनी हुई हैं, पोर्टेबल है, या ये है कि खुरलियाँ आप कुछ बनवाएं ही धूप में फार्म के अंदर, आप जी। जो रिसेंट डिज़ाइन बन रहे हैं उसमें हैं ही ओपन एयर, जी। तो थोड़ी सी खुरलियाँ अंदर रखती हैं, आप अंदर वाली खुरलियों में चारा डालें ही ना, जी। तो बाहर धूप में रखते हैं। जब ग्रेजिंग के लिए बकरियां बाहर जाएं तो उस चारे को आप हिला दें ताकि सारी जो है वो धूप हर जगह पे पड़े और जो जी। नीचे वाला चारा है वो भी एक्सपोज हो जाए। जी। तो उस सूरत में ये वायरस ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे सर्वाइव करेगा। तो 2 घंटे के बाद अगर वो जानवर आ भी जाते हैं और इन्फेक्शन अंदर थी भी तो वो मर जाएगी, वो वायरस मर चुका होगा। अच्छा। और इस तरीके से ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है। इस हमने वायरस की लाइफ धूप में, सनलाइट में इसकी लाइफ बहुत कम हो जाती है, बहुत सिर्फ कम 2 हो घंटे हो जी, जाती है। तकरीबन मैक्सिमम 2 घंटे। मैक्सिमम 2 घंटे। और अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल करना चाहूँगी, आपने बताया कि इसकी लाइफ 2 घंटे होती है धूप में, हाँ। उसके बाद ये मर जाता है। मर जाता है। और अगर ये वायरस बकरी में चला जाता है तब ये कब तक सर्वाइव कर सकता है? अगर बकरी सर्वाइव करती है, अगर बकरी बच जाती है तो ये कितनी देर में दोबारा रिकवर हो नहीं, सकती अगर है? तो बकरी बच गई जी। देन तो फॉरएवर वो इससे इम्यून हो जाती है, अच्छा, एंटीबॉडी इसकी बन जाती वैक्सीन हो जाएगी फिर? है, फिर वो वैक्सीन समझे हो गई। ठीक है, दोबारा फिर ये इसको बीमारी नहीं हो सकती। हाँ, और अगर दूसरा ये है कि
अगर बीमारी आ भी जाए फार्म पे, तो आप जब बकरियों को ग्रेजिंग के लिए भेजते हैं जी। तो उस दौरान आप 4% फार्मलिन का स्प्रे कर दें खुरलियों पे और खुरलियों शेड पे, के अंदर, ओके। तो भी ये मर जाता है। ये हाईली फ्रेजाइल वायरस है, यानी ठीक ज़्यादा है। देर अपने आप को आउटसाइड द बॉडी ये जी। जिंदा नहीं रख पाता। और अच्छा। ख़ास तौर पे अगर आप 4% फार्मलिन का स्प्रे कर दें, या आप इवन डिटॉल से भी आप इसको 2% डिटॉल लेके तो वो भी स्प्रे कर दें तो भी जी। मर जाता है। तो तीसरा ये है कि अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं, आप हाँ, किसी हाँ। ऐसे एरिया में, देन आप एक गैस का सिलेंडर लेके, जैसे वो करते हैं शोले से, तो अच्छा, इसके आप, तो बहुत से सिम्पटम्स ऐसे हैं जैसे कोरोना वायरस की सिम्पटम्स होती हैं और वैसे ही वायरस उनकी तकरीबन एक जैसे जैसे ही होते जी, हैं, तो इसलिए ये उसकी जो है वो वायरस जितने भी होंगे वो तकरीबन एक, ये तकरीबन भी एक आरएनए जैसे ही है। हैं। जी। तो आरएनए वायरस है, वायरस होता ही आरएनए, हुँ, डीएनए नहीं होता उसमें। जी, तो डीएनए तो वो सेल का इस्तेमाल करता है, जो हमारी बॉडी का सेल जी, होता है। तो उस सूरत में आप अगर अंदर से हीट से भी उसको कर देते हैं डिसइंफेक्ट, अगर जी, दवाइयाँ नहीं हैं, ये दवाइयाँ नहीं केमिकल हैं। नहीं है, ओके, यानी आप हम यहाँ किसी, पे हीट भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम कोरोना वायरस में भी यूज़ करते हैं हीट। हाँ, अ, तो वो आप अगर इस वो खुरलियों को उस हीट से ट्रीट कर दें जी, तो भी वो डिसइंफेक्ट हो जाती हैं। तो जी, फार्मिन भी सस्ता सा केमिकल है, जी। तो उससे भी आप कर सकते हैं, डेटॉल से भी कर सकते हुँ, हैं। हुँ। और KMNO4 अब आजकल अवेलेबल नहीं है, अगर उससे धो दें तो वो भी बड़ा अच्छा एक ट्रीटमेंट था। तो ठीक इस है। तरीके से आप ये कर सकते हैं। और सबसे बेहतर ये है कि, और दूसरी बात ये है कि हुँ, जब वो हुँ। बकरियां वापस आएंगी, जी, तो एक तो वो आपस में जब चराई के लिए जाती है तो हुँ। उनके अंदर एक जो आल्दो कि बकरी सोशल नहीं है, हुँ, लेकिन हुँ। पर फिर भी वो, क्योंकि आजकल कॉमन है हुँ, कि हुँ। वो बकरियां खुद ब खुद 5-6 फुट का सोशल डिस्टेंस कर लेती हैं। रखती हैं, जी। तो फिर धूप में सांस ले रही होंगी, हुँ। तो उस सूरत में, अच्छा, बकरियों पे धूप इतना इफेक्ट भी नहीं करती। हुँ, हुँ। बकरियां जो हैं, क्योंकि एक तो टेम्परेचर ज़्यादा है उनका जी, बॉडी का, हाँ। वो ज़्यादा अच्छे तरीके से धूप को इंजॉय कर सकती हैं। हुँ, हुँ। तो इसलिए उनकी जो है वो डिसइंफेक्ट भी हो जाएंगी, हुँ, हुँ। उनकी जो ड्रॉपिंग्स हैं या मेंगनियाँ हैं वो भी जी। दूर दूर फैलेंगी, वो अगले दिन वो डिसइंफेक्ट हुई हुँ, होंगी। हुँ। और जब तक वो वापस आएंगी तो आपका शायद डिसइंफेक्ट हो चुका होगा। तो जी, इस तरीके से इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। जी। अब रहा इसकी वैक्सीनेशन। हाँ जी, मैं पूछने वाली थी क्या इसकी वैक्सीन अभी तक बनाई नहीं गई या है पाकिस्तान में नहीं है? नहीं नहीं, इसकी वैक्सीन मौजूद है। ठीक है। गवर्नमेंट के जितने हॉस्पिटल्स हैं वो दिसंबर में करते हैं, लेकिन पिछले साल ये हुआ कि वैक्सीन होनी थी दिसंबर में, जी, जी। और बीमारी आ गई नवंबर में। अच्छा, यानी कि जब से ही मौसम बदलना शुरू होता है तो बीमारी हमला कर देती है, कर देती है, यानी उन्होंने जो शेड्यूल दिया हुआ है वो ये था कि दिसंबर में दिसंबर वो में। वो अपने इलाके का जो वेटनरी ऑफिसर होता है हुँ, वो हुँ। अपने करवाता है, अपने VA के थ्रू, हुँ, वैक्सीनेटर हुँ। के थ्रू, हर जान जो रजिस्टर्ड फार्म होता है उसके हाँ। पे जी, करके आते जी, हैं। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा नाज़रीन कि जो वायरस है ये ठंडी जगह पर आता है, यानी कि जब टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तब ये वायरस आ जाता है। जैसे कि पहले बता चुके हैं हम कि जब गर्मी शुरू हो जाती है तो फिर वायरस सर्वाइव नहीं करता। सर्दी में हमने केयर करनी होती है इसकी। हाँ, इसीलिए ये दिसंबर में वैक्सीनेशन होती थी कि जी। ये दिसंबर जनवरी में हुँ, इसकी हुँ। ज़्यादा जो प्रिविलेंस है वो हाँ, ज़्यादा हो क्योंकि जाती तब थी, जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर लो हो बहुत जाता पीक पे था। जा रहा हाँ, होता है। जी। तो वो ज़्यादा देर ज़िंदा रह सकता है, एक जी। जानवर से दूसरे जानवर में दाखिल हो सकता है। हुँ, हुँ। तो ये एक रीज़न थी। लेकिन अब मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि जब भी आप हुँ, हुँ। कोई लेके आएँ जानवर बाहर से, मंडी से, जी। तो उसको आते ही इंजेक्ट कर दें। हुँ, हुँ। उसका इंतज़ार मत करें कि दिसंबर में होगा। हुँ, आप, हुँ। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि गवर्नमेंट जो वैक्सीन डिलीवर करती है, जी। वो करती है दिसंबर में। उससे हाँ, पहले वैक्सीन मेडिकल स्टोर पे होती नहीं है। अवेलेबल नहीं अब होती तो है। आप पहले से फ्रिज में रख लें। या अच्छा। ये है कि अब तो ख़ैर आजकल आई हुई है, क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा ये अटैक हुआ, तो अब हुँ, हुँ। वाफ़र मिक़दार में है, तो आप अभी से लेके रख लें और अपने जानवरों को अभी अच्छा, से करवा दें, नो आपने प्रॉब्लम। कहा कि इसको स्टोर कर सकते हैं हम, तो ज़रा यहाँ पे क्लियर कीजिएगा कि स्टोर हम इसको कहाँ पे करें? कैसा कैसा टेम्परेचर हो तो हम इसको 4 बचा डिग्री सकते पे हैं? जो है फ्रिज में आप इसको स्टोर करते हैं। 4 डिग्री पर इसको हम स्टोर कर सकते हाँ, हैं। जी। तो उस सूरत में ये है कि ये लिक्विड जो है, इसके अंदर लिक्विड आमतौर पे होते हैं, तो ये भी जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगा, हुँ, वायरस हुँ। जो है अटेनुएट भी नहीं होगा या किल जी। नहीं हो जाएगा, हाँ, हाँ। और ज़ाया नहीं होगा, और हुँ। इसको स्टोर किया जा सकता है। ये मेडिकल स्टोर वाले भी फ्रिज में ही स्टोर करते हैं। जी। तो आप फ्रिज के जो, एक तो नीचे सब्जियों वाला खाना होता है वहाँ पे हुँ, मत रखें, हुँ। जी। अपर जो है यानी फ्रीज़र से नीचे जो खाना है वहाँ पे रखनी है आपने, अच्छा। और इसको दीवार के साथ मत लगाएं। जी।
अदरवाइज ये फ्रीज हो जाएगी और फिर इसका असर जो है वो कम हो जाएगा। आप एक बना होता है जहाँ पे अंडे वाला वो कैबन होता है जी, ना, जी। जहाँ अंडा रखने वाला, जो तो फ्रिज वहाँ की पे आपने पॉकेट्स रखनी होती है। है ना, जो पॉकेट होती है फ्रिज की, हाँ, आप उसमें इसको स्टोर कर सकते हैं। आप उसमें इसको स्टोर फ्रीज ना कीजिए, फ्रीज फ्रीज मत करेंगे तो इसका जो असर है वो ज़ाया हो जाएगा। हाँ। जी। और ये वैक्सीनेशन जो है वो आप किसी वक्त भी करवा लें, ताकि ये है कि पूरा साल जो है आपका ये इसमें, और ये वंस इन ए लाइफ करवानी होती है, बार बार करवाने की यानी जरूरत कि नहीं होती। एक जब आप एक दफ़ा करवाएंगे तो दोबारा इसकी बीमारी कभी भी नहीं हो सकती। फिर नहीं होती, फिर वो एक दफ़ा ऑटोमेटिक, इसकी और वैक्सीनेशन आप हो आमतौर जाती पे है। आप बकरी रखते ही 1 हुँ, साल या हुँ। 2 साल के लिए हैं, जी, तो तो उस डॉक्टर सूरत में साहब फिर यहाँ पे ज़रा बात क्लियर कीजिएगा कि जो बच्चे नए पैदा होते हैं बकरियों के, क्या उनके लिए भी ये वैक्सीन उसी वक़्त करवा देनी चाहिए या बाद में हम करवाएँ? कोई नहीं, इनकी 3 स्पेसिफिक माह एज तक, होती है? 3 माह तक बेशक ना करवाई जाए। हुँ, हुँ। ये आम तौर पे बच्चे में एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, यानी मदर से, अगर मदर को वैक्सीनेशन हुई हुई हुँ, है, हुँ। तो उसकी एंटीबॉडीज़ जो है उसकी दूध में वो बच्चे को बच्चे ट्रांसमिट को हो आ रही हैं। जाएँगे। हाँ। तो क्या वो उतनी इनफ होती हैं, दोबारा फिर करवानी पड़ जाती हैं हमें? नहीं, वो दोबारा करवानी है, वो जी। बच्चा तो दूध चंद दिनों में जो है वो हुँ, हुँ। छोड़ देगा, तो अच्छा। उसके बाद उनकी वैक्सीनेशन जो यानी है। पहले 3 महीने हम बच्चे को बकरी का दूध दें, तब वो इम्यून सिस्टम उसका नहीं, स्ट्रॉन्ग वो हो जाएगा। दूध 3 महीने तो नहीं पीता, अ, वो 15-20 दिन पीता है, तो 15 15-20 दिन वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हुँ, ले हुँ। लेगा, और उसके बाद आप बेशक हाफ सीसी उसको लगा दें, और बॉडी वेट के ठीक है, हिसाब से। हाफ सीसी लगा दें, जी, दूध छुड़वाने के बाद बच्चे को। जी। ठीक है। डॉक्टर साहब आप कुछ मज़ीद आप इज़ाफ़ा करना चाहें इसमें तो प्लीज़? जी, बाकी तो मेरे ख़्याल में सारा कुछ मैंने बता दिया है, जी। ये मेजर कॉज़ है, और जो लोग बकरियाँ पालना चाहते हैं, हुँ, बकरियाँ पालना काम बहुत अच्छा है, जी। प्रॉफिटेबल भी है, अगर प्रॉफ़िटेबल एक पीपीआर ये पे है। कंट्रोल कर लें आप। तो हाँ। ये मैंने आज इसीलिए इसकी ज़रूरत महसूस की अच्छा। कि लोग, इवन लोग ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं बकरियों पे, ये वो। हुँ, तो हुँ। जब बेसिक नॉलेज ही ना होगा, तो आप ट्रेनिंग कहाँ से करवाएँगे? बिल्कुल ऐसा ट्रेनिंग है। करवाने का जी, मकसद ये नहीं है कि आप लोगों से फ़ीस बटोर लें। फ़ीस बटोर लें। हाँ। आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है? क्या एक्सपीरियंस है? जी। क्या आप वेल क्वालिफ़ाइड हैं? हुँ। किस यूनिवर्सिटी से हैं? हुँ, हुँ। ये ना हो कि वो नूरा फतेह यूनिवर्सिटी हो हुँ, हुँ। और ये जो कुछ कराती ना हो। कम से कम ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो रिकॉग्नाइज्ड हो, हुँ। जिसके पास अपना हॉस्पिटल हो, जिसके पास अपने फार्म्स हों। जैसे आपके यहाँ युवास है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, जी। इस तरह की और बेशुमार प्राइवेट सेक्टर में भी अब अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं। हाँ, हाँ। तो वहाँ से वो बंदा क्वालिफ़ाइड हो और कुछ अरसा इन फार्मों पे रहा हो। कि जी। अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा 21 साल का है और वो कहता है जी मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ। भई 21 साल में तो तुमने डिग्री हासिल की, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कहाँ से आ गया? जी। तो कम से कम ये देख लें कि वो जो बंदा बात कर रहा है वो एक्सपीरियंस कितना है, ये क्या है। अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं ये कहता हूँ जी कि मैं बहुत अच्छा जो है वो प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ़िसर हूँ, या मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ, या सॉइल साइंस का एक्सपर्ट हूँ, तो मेरी जब क्वालिफ़िकेशन ही लाइफ़स्टॉक में है, या मैं जी। डॉक्टर हूँ, तो मैं ये कैसे दावा कर सकता हूँ? तो नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम और यहाँ पे बहुत वाज़ेह है कि जब भी आप गौट फार्मिंग करें तो अपने जानवरों को, अपनी बकरियों को पीपीआर से महफूज रखें, इसकी वैक्सीन करवाएं और अपने शेड में, अपने फार्म में ये बीमारी ना आने दें। हमारे डॉक्टर साहब ने इसमें मज़ीद इस पर बहुत ही मालूमात आपको दी है कि आप इसको कैसे बचा सकते हैं अपनी बकरियों की बीमारियों से, और आप गौट फार्मिंग को एक मुनाफाबख्श कारोबार कैसे बना सकते हैं। तो इसी के साथ विदा चाहूँगी इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहें, खुश रखें। खुदा हाफ़िज़।